नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं एसो पंच नमो कारो सर्वभावपणास्नो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में हमने सम्यक्त्व द्वार देखा था। सम्यक्त्व द्वार में किसी के कोई डाउट है? आज स्टार्ट करना है द्वार नंबर 27, अंतर द्वार। सबसे पहले अंतर का मीनिंग समझ लेते हैं। यहाँ पर अंतर का क्या मीनिंग है? अंतर मतलब गैप। तो कितने गैप से, मतलब कितने काल के गैप से, कितना टाइम बाद इस अवस्था को वापस प्राप्त किया जा सकता है, उससे बोलते हैं अंतर। ठीक है, तो ये अंतर, हम किसके अंतर की बात कर रहे हैं? तो हम गुणस्थान स्वरूप में गुणस्थानों के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में गया और फिर किसी भी गुणस्थान में जहां भी उसकी गति है, उस गुणस्थान में वो गया, मतलब जहां भी जा सकता है, और वहां से वापस, वहां से या फिर वहां के बाद में जहां 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 भ्रमण करते हुए फिर वापस उस गुण स्थान में कितने काल के बाद आ सकता है जीव, उसको बोलते हैं अंतर्द्वार। ठीक है, कितने टाइम बाद, मतलब हम क्या देखेंगे कितने टाइम बाद आ सकता है। तो उसकी पूरी रेंज होती है, जो जो स्टार्ट होती है जघन्य से और एंड होती है उत्कृष्ट पे। कि जघन्य मतलब कम से कम इतने टाइम के बाद। जैसे फर्स्ट गुण स्थान की अगर हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट गुण स्थान में कोई जीव प्रवेश किया, तो उसके बाद वो वापस से सेकेंड टाइम इस, मतलब सेकेंड टाइम मतलब नेक्स्ट टाइम इस गुण स्थान में जब भी आएगा, तो कम से कम कितने टाइम के बाद वो इस गुणस्थान में वापस आ सकता है, उसको हम बोलते हैं जघन्य अंतर। और अगर किसी गुणस्थान में जीव है और उसके बाद मैक्सिमम कितने टाइम के बाद, मतलब इस बीच एक भी बार उसने इस गुणस्थान का स्पर्श नहीं किया, और इतने टाइम के बाद, ऐसा कितना टाइम हो सकता है कि इतने टाइम के बाद उसको इस गुणस्थान को वापस प्राप्त करना ही पड़ेगा, ये होता है उत्कृष्ट अंतर। ठीक है, तो ये हम देखेंगे अंतर्द्वार में। डेफिनेशन क्या कहती है? कोई भी जीव, एक जीव की अपेक्षा बात करें, क्योंकि अगर हम ऐसे बोलेंगे कि हर गुण स्थान में, तो फिर हमको अंतर पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर हर एक गुण स्थान की अगर हम बात करें, तो सारे जीव इस गुण स्थान को छोड़ के दूसरे गुण स्थान में जाएं और फिर पुनः इस गुण स्थान में वापस आए, ऐसा बहुत मुश्किल होगा। तो ये निकालना अंतर्द्वार नहीं है। हम सभी जीव की अपेक्षा नहीं, हम एक ही जीव की अपेक्षा बात कर रहे हैं। तो कोई भी जीव विवक्षित किसी भी गुणस्थान से बाहर निकलकर पुनः उसी गुणस्थान में, बाहर निकलने का अर्थ सिर्फ आरोहण या अवरोहण नहीं है, दोनों ही हो सकता है। मतलब इस गुणस्थान को छोड़ा, अब चाहे वो आरोहण करके छोड़ा हो, अवरोहण करके छोड़ा हो, जस्ट नेक्स्ट वाले या कोई से भी गुणस्थान में वो गया हो जहां जा सकता है, पुनः उसी गुणस्थान में कब लौटता है, यह वर्णन अंतर्द्वार के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक तालिका के माध्यम से दे दिया गया है, उसका जो भी डिटेल है वो हम इसमें देखेंगे कि फर्स्ट दीदी गुणस्थान में जगह। दीदी मुझे तो डेफिनेशन समझ में नहीं आई दीदी। डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन पहले आप इजी लैंग्वेज में समझो। अंतर मतलब क्या? किसी एक गुणस्थान से जीव किसी दूसरे गुणस्थान में गया, मतलब इस गुणस्थान में रहा और उस हाँ गुणस्थान को छोड़कर किसी दूसरे गुणस्थान में चला गया। मतलब हमारे पास क्या है टोटल? एक गुणस्थान की अगर किसी विवक्षित गुणस्थान, मतलब किसी एक गुणस्थान जिसकी विवक्षित का अर्थ क्या होता है? विवक्षित मतलब जिसकी विभा विवक्षा की जा रही है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सिंपल ठीक भाषा में। तो ठीक। विवक्षित गुणस्थान, किसी भी एक गुणस्थान की हम अगर बात कर रहे हैं, उसके अलावा 13 गुण स्थानों में से किसी एक गुण हम्म। स्थान, ये फर्स्ट नहीं है, कोई भी गुण स्थान है, मान लो फर्स्ट गुण स्थान में की अगर हम बात कर रहे हैं, तो रिमेनिंग 13 गुण स्थानों में, एक बार सुन पहले, साउंड नहीं आ पहले रहा। पहले पहले पूरी बात नहीं दीदी, कंप्लीट होने दीजिए। अदर हो रहा है मेरा, मैं नहीं बोल रही दीदी, कोई दूसरों के यहाँ डिस्टर्ब आ रहा है। अच्छा, हाँ, डिस्टरबेंस जिनके यहाँ है ना, तो एक बार थोड़ा सा म्यूट कीजिए। 13th, जो 13th नहीं, जो रिमेनिंग 13 गुण स्थान है, उन 13 गुण स्थानों में से जहां जहां भी
हम जिस भी गुण स्थान की बात कर रहे हैं उसकी गति है, उन उन गुण स्थानों में जीव गया और उसके बाद उनकी आगे जहां गति है, जो भी आगे 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 भटकता भटकता कम से कम कितने टाइम बाद उस गुण स्थान में वापस आ सकता है, जिसकी हमने यहाँ पे बात करी। और उसके मतलब इसके बीच में यहाँ पे जो भी गुण स्थान होंगे, तो वैसे कि वैसे पूरे 13 तो हो नहीं सकते, 13 में से जहां जहां गति है उसमें से भी अगर शपक श्रेणी है तो 8 से 14 की तो हम बात ही नहीं कर सकते, 11 हटा के, 8 9 10 और 12 13 14, ठीक है, तो वहां से तो वापस आएगा नहीं। मतलब ऐसे अगर दीदी कोई जीव स्थान पहले या दूसरे गुण स्थान में है और आगे बढ़ते बढ़ते वो छठे में गया और वापस अगर जब पहले दूसरे में आएगा तब उसको अंतर मानेंगे पहले ऐसा? दूसरे में नहीं, सिर्फ एक ही गुण स्थान की पहले बात में। करेंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन पहले में बात माने नहीं तो करेंगे। पहला। हम्म। कोई भी एक गुण स्थान की बात करेंगे, विवक्षित गुण स्थान मतलब किसी भी एक विवक्षित गुण स्थान की बात करना है। तो अच्छा, मतलब विवक्षित जैसे कोई मैं भी अपने एक गुण अपने स्थान के घर से बाद, दूसरे के एक बार दीदी। मेरी बात कंप्लीट हो जाने ठीक, हाँ। दीजिए, एक बार हाँ। सुनिए। तो एक कोई भी एक गुण स्थान है, उस गुण स्थान के बाद वो रिमेनिंग 13 गुण स्थान में से कहीं भी जहां जहां उसकी गति है वहां पे गया, बट इसमें नहीं आया, और उसके बाद कितने टाइम बाद, कम से कम कितने टाइम बाद वो जा सकता है, तो ये होगा उसका जघन्य अंतर। और ऐसे अवस्था जिसमें वो मैक्सिमम इस 13 मतलब 13 में से शपथ श्रेणी वाले 8 से 14 तो रिमेनिंग हटा ही देते हैं, उसके अलावा अरे जितने में जा मैं सकता है जहां से वापस लौट सकते हैं, ऐसे गुण स्थानों में वो जाएगा, तो मैक्सिमम इस ड्यूरेशन में, प्लीज म्यूट, इस ड्यूरेशन में एक भी बार वापस वो इधर पे नहीं आए, और उसके बाद कितने मैक्सिमम टाइम ऐसा हो सकता है कि इस गुणस्थान में नहीं आए, और इतने टाइम बाद तो वापस उस गुणस्थान को स्पर्श करना ही पड़ेगा। तो ये होता है उसका उत्कृष्ट काल। करना ही पड़ेगा वाली बात नहीं, कर सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई जीव अगर उस गुणस्थान, जैसे 8वां गुणस्थान है, 8वें गुणस्थान पे अगर कोई जीव एक बार गया तो हो सकता है ना उस जीव ने पहले कभी भी संसार काल में सिर्फ एक ही बार श्रेणी आरोहण करा है, जो शपक श्रेणी है, तो उस गुणस्थान में वो अपने लाइफ टाइम में तो वापस आएगा ही नहीं, ऐसा। तो इसीलिए किसी भी गुण स्थान की एक कॉमन लेके बात कर रहे हैं, अगर आ सकता है उस गुण स्थान में वापस तो मैक्सिमम कितने टाइम बाद आ सकता है, और अगर वापस आ सकता है तो मिनिमम कितने टाइम बाद आ सकता है, ठीक है, ये ठीक है। जघन्य और उत्कृष्ट होगा। तो ये हुआ गुणस्थान क्रमांक फर्स्ट। फर्स्ट की जब हम बात करेंगे तो जघन्य अंतर मूर्त, इसकी हम एक बार पूरी डिटेल में देखते जाते हैं, लास्ट में फिर इस तालिका को टैली कर लेंगे। दीदी थोड़ा फास्ट हो रहा है। ठीक है, एक बार लेती हूँ स्पीड स्लो। अभी जो था वो समझ आ गया? एक बार वापस बताइए ना, समझ में नहीं आया, अभी मेरा में किसी कनेक्ट की नहीं हो कोई पा डाउट रहा है था। क्या डेफिनेशन में? कनेक्ट नहीं हो तो वापस बताइए एक बार, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। क्या कनेक्ट नहीं हो पाया? डेफिनेशन, नहीं नहीं, कनेक्ट मेरा डेफिनेशन देखो, थोड़ा। डेफिनेशन क्या कहती है हाँ हाँ, एक बार सुनिए, एक बार सुनिए। डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी भी गुण स्थान में अगर जीव एक बार आया तो उस गुण स्थान से वो उस गुण स्थान को छोड़कर किसी भी गुण स्थान में जहां जा रहा है, उस गुण स्थान से कम कितने टाइम बाद वापस उस गुण स्थान में आ सकता है, उसको बोलते हैं जघन्य अंतर। और मैक्सिमम कितना होगा कि इस गुण स्थान को अगर छोड़ दिया और वापस इस गुण स्थान में आना है तो मैक्सिमम कितना काल हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा ऐसे कि हम जब हम पढ़ेंगे ना अंदर वापस एक एक द्वार, एक एक गुण स्थान की अपेक्षा, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि है क्या। एक बार सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट गुण स्थान की। फर्स्ट गुण स्थान क्या है? मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, है ना। तो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से अब क्या हम इसको अनादि मिथ्या दृष्टि के लिए अंतर्द्वार की बात कर सकते हैं फॉर फर्स्ट गुण स्थान? यस और नो बोलना बस। यस। फर्स्ट गुण स्थान में अनादि मिथ्या हाँ। दृष्टि की अपेक्षा हम बात कर सकते हैं क्या यस। हाँ, अंतर्द्वार? कर वो तो सकते हैं। उसी में रहेगा ना, वो जाएगा ही नहीं बाहर। नहीं कर सकते। यस और नो? नो। नो, यस। नहीं कर सकते, ठीक है। यस जिन्होंने बोला उनको शायद ऐसा लगा होगा कि हाँ, अगर हम उसको अनादि सपर्यवसित का भंग दे दें, अनादि अपर्यवसित का भंग दे दें, तो हम, बट यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, हम उसके काल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसके अंतर की बात कर रहे हैं। अंतर मतलब इस गुणस्थान को छोड़ने के बाद पुनः इस गुणस्थान में आ रहा है जीव, तो पुनः आ रहा है तो कितने टाइम के बाद आ रहा है, ये बात थी, ठीक है। इसलिए अब अनादि क्या बोला था मैंने? अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, बोलने के भाव ये थे अभव सिद्धिक जीव,
ठीक है। अनादि मिथ्या दृष्टि तो ठीक है, अनादि मिथ्या दृष्टि तो दोनों ही होते हैं, भव सिद्धिक भी होते हैं अभव सिद्धिक भी होते हैं। माइंड में वो चल रहा था। क्वेश्चन मेरा था कि अभव सिद्धिक जीव की अपेक्षा हम फर्स्ट गुण स्थान में अंतर घटित कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो फर्स्ट गुण स्थान को छोड़ता ही नहीं है कभी। अनादि होता है और अनंत काल तक रहता है, मतलब अनादि अपरिवर्तित का भंग घटित होता है। ठीक है, ये हुआ। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर हम सिर्फ भव सिद्धिक जीव की अपेक्षा ही बात कर सकते हैं। वो भी कौन सा? कृष्ण पाक्षिक की बात कर सकते हैं क्या? कृष्ण पाक्षिक में हम अंतर द्वार घटित कर सकते हैं क्या? नहीं, नो शुक्ल पाक्षिक नहीं कर करेंगे। सकते, क्योंकि वो फर्स्ट गुण स्थान को अपने कृष्ण पाक्षिक पने में छोड़ता ही नहीं है। और उस फर्स्ट गुण स्थान को छोड़कर वापस उसमें आने की जो बात, उसको छोड़ने की अपेक्षा से हम कहेंगे। और वो छोड़ेगा कब? जब वो शुक्ल पाक्षिक बनेगा, तभी पॉसिबिलिटी है कि वो छोड़ सके फर्स्ट गुण स्थान को। ठीक है, तो ये शुक्ल पाक्षिक भव सिद्धिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऐसा समझने में आता है। अब क्या है फर्स्ट गुण स्थान में जघन्य अंतर? मतलब जघन्य कितने टाइम स्थान को छोड़ा, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान को छोड़ा, और फिर वो कहाँ जाएगा? डेफिनेटली सम्यक्त्व में ही जाएगा किसी ना किसी। अगर वो फर्स्ट टाइम कर रहा है तो प्रथमोपशम में जाएगा। अगर वो मतलब ठीक है, उसकी त्रिपुंज की सत्ता ऑलरेडी है, त्रिपुंज बना हुआ है, तीनों प्रकृतियों की सत्ता है, तो वो क्षयोपशमिक में भी जा सकता है। तो मतलब फर्स्ट से वो जहां जहां भी जा रहा हो, उसके बाद पुनः फर्स्ट में लौट रहा है। तो कम से कम कितने टाइम बाद? तो देखो, जब भी हम किसी काल की विवक्षा करते हैं तो कम से कम जब हमको जघन्य की बात करनी होती है तो हमारे पास काल का सबसे छोटा अंश क्या होता है? अंतर्मुहूर्त। एक समय। एक अंतर्मुहूर्त समय। से भी छोटा होता है एक समय। आपने देखा होगा, हमने जब स्थिति द्वार पढ़ा था तो स्थिति द्वार में हमको अंतर्मुहूर्त से भी छोटी स्थिति मिली है, जघन्य एक समय की मिली है। अंतर्मुहूर्त 2 समय से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले एक समय। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जीव फर्स्ट गुण स्थान मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में था, वो सम्यक्त्वी बना, कोई भी सम्यक्त्वी बना, औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षयिक, कोई भी तरह मिथ्या दृष्टि, पर औपशमिक या क्षयोपशमिक जो भी बना हो, तो वो जीव जब हाँ, वो जीव जब सम्यक्त्व अवस्था को प्राप्त किया तो एक समय सम्यक्त्व में रहकर वापस मिथ्यात्व को अवस्था को प्राप्त कर सकता है क्या? या फिर इसकी एक और गति होती है, क्या होती है? सम्यक नहीं है, अगर कोई भी प्रकार का नहीं है तो वो सम्यक मिथ्या भी हो सकता है। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जीव एक समय सम्यक्त्व में रहे और वापस से मिथ्या दृष्टि बन जाए, या फिर एक समय के लिए सम्यक मिथ्यात्व में रहे और वापस मिथ्या दृष्टि बन जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जीव अंतर मुहूर्त तक अगर मिथ्या दृष्टि से सम्यक्त्व को प्राप्त किया है, या फिर सम्यक मिथ्यात्व की तो हमको पता है जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? अंतर्मुहूर्त। जघन्य अंतर्मुहूर्त होती है, उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त होती है, लेकिन जघन्य से अंतर्मुहूर्त बढ़ा होता है। ठीक है, तो ये कम से कम अंतर्मुहूर्त तो इसमें रहना ही पड़ेगा, उसके बाद ही वो दूसरे गुण स्थानों में जाता है। सेम सम्यक्त्व के लिए है कि अगर मिथ्या दृष्टि जीव या फिर सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव जो भी है, अभी हम मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, इसकी विवक्षा कर रहे हैं, तो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से जीव अगर सम्यक्त्व में जाता है तो कम से कम अंतर्मुहूर्त तक वो सम्यक्त्व अवस्था में रह के और फिर वापस से मिथ्या दृष्टि बन सकता है। इसीलिए इसका अंतर, जघन्य जो अंतर है वो क्या घटित होगा? अंतर्मुहूर्त का। फिर बात करते हैं हाँ ठीक है, इसमें लिखा हुआ है मिथ्या दृष्टि जीव तीसरे चौथे आदि गुण स्थानों में जाकर, क्योंकि हमको पता है कि सेकंड में तो जाता ही नहीं है सासादन में, क्योंकि सासादन की आगति क्या है? ओनली औपशमिक सम्यक्त्व की, मिथ्या दृष्टि की नहीं है। तो कहाँ जाएगा? तो थर्ड में जा सकता है, जैसे अभी हमने बोला था कि सम्यक मिथ्यात्व में जा सकता है। चौथे आदि मतलब सम्यक्त्व की अवस्था, चौथे से ऊपर, चौथे से 14 पूरे सम्यक्त्व के गुण स्थान है। तो चौथे आदि गुण स्थानों में जाकर अंतर मुहूर्त में पुनः पहले गुण स्थान में आ सकता है। अतः पहले गुण स्थान का जघन्य अंतर अंतर मुहूर्त का है। अब हम उत्कृष्ट की बात करें, ये ध्यान से समझना। उत्कृष्ट क्या है? जीव एक बार मिथ्या दृष्टि बना, मिथ्या दृष्टि जीव था, उसके बाद वो सम्यक्त्व को प्राप्त किया। अब वो सम्यक्त्व को प्राप्त किया तो उसने अपने कितने टाइम तक उस सम्यक्त्व का ड्यूरेशन रख सकता है? जब वो एक भी बार वापस मिथ्या दृष्टि फर्स्ट गुण स्थान में नहीं आए, वो सम्यक मिथ्यात्व में चला जाए, ऐसा हो पॉसिबल है? ऐसा हम ले सकते हैं कि वो सम्यक मिथ्यात्व में गया। पर यहाँ पर हमको मिथ्यात्व का अंतर बताना है, मतलब ये वाला मिथ्यात्व और उसके बाद ये वाला मिथ्यात्व। तो इस बीच में जीव कितने लंबे काल तक
सम्यक्त्व या फिर सम्यक मिथ्यात्व की अवस्था में कंटिन्यूअसली रह सकता है विथआउट मिथ्यात्व में आए। समझ आया ये? उत्कृष्ट का अब कितना है वो हम बाद में निकालेंगे, पहले ये समझ आया कि मिथ्या दृष्टि जीव दीदी पुनः मिथ्या थोड़ा दृष्टि स्लो स्थान में। बोलिए ना, इतना फास्ट हो रहा है ना तो कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है। ठीक है। जो भी मिथ्या दृष्टि जीव है वो मिथ्या दृष्टि जीव पुनः वापस फर्स्ट गुण स्थान में आए। मिथ्या दृष्टि पने को छोड़ दिया, उसने सम्यक्त्व की प्राप्ति करी, सम्यक्त्व की करी हो या सम्यक मिथ्यात्व की। वैसे भी सम्यक मिथ्यात्व का काल अंतर्मुठ का है, तो इतने बड़े ड्यूरेशन में हम अंतर्मुठ ऐड करे नहीं करे वो बात मतलब इंक्लूडेड हो जाती है उसी में, इतने बड़े काल में ही इंक्लूडेड हो जाती है। तो ये जो सम्यक्त्व या फिर सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त करने के बाद पुनः वो वापस मिथ्यात्व में नहीं आया, इस पूरे ड्यूरेशन में वो मिथ्यात्व में नहीं आया और फिर वो मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त किया, फर्स्ट गुण स्थान में आया। तो ऐसा कैसे, कितने काल तक के लिए हो सकता है कि वो मिथ्यात्व को छोड़कर पुनः मिथ्यात्व में नहीं आए? मतलब कितने मैक्सिमम काल तक वो मिथ्यात्व का स्पर्श करे ही ना, ऐसा मतलब कितना पॉसिबल है? ये इसका उत्कृष्ट अंतर होगा। ये अभी ये क्लियर हुआ कि उत्कृष्ट अंतर कैसे निकालना, वो कितना होगा हम कैलकुलेट करते हैं अभी। दीदी ये क्लियर हुआ उत्कृष्ट अंतर क्या होता है? हाँ, ये उत्कृष्ट अंतर क्लियर हो गया, पर सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व, तो सम्यक मिथ्यात्व में तो इतना लंबा टाइम नहीं रह सकता ना। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व में स्विच करते हुए वो अच्छा, ये सम्यक दोनों दृष्टि भी बन सकता है, मतलब थर्ड या फोर्थ, थर्ड से ऊपर के कोई भी गुण स्थानों में जा रहा है पर वो वापस फर्स्ट में नहीं आ रहा है और सेकंड में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि सेकंड में आया तो उसको नियमा फर्स्ट में आना ही पड़ेगा मैक्सिमम 6 आवलिका के काल के बाद। और इसीलिए कहा है कि वो सेकंड में भी नहीं आ रहा है और पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ पर आए बिल्कुल लास्ट में 6 आवलिका पहले, उत्कृष्ट 6 आवलिका जगह एक समय उत्कृष्ट 6 आवलिका पहले यहाँ पर सेकंड गुण स्थान में आए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, पर ये सब जो काल है ना, सम्यक मिथ्यात्व का काल, सेकंड गुण स्थान का काल, ये बहुत छोटे छोटे काल है। तो इन काल को हम इतने बड़े जो ड्यूरेशन है उसी में ही इंक्लूडेड मान सकते हैं। पर ये तो अंडरस्टूड है कि अगर वापस उसको उत्कृष्ट काल हमको लेना है, क्योंकि उत्कृष्ट काल कैसे लेते हैं, जैसे हमने अभी तक भी उत्कृष्ट काल पहले जो भी स्थिति में लिया है उत्कृष्ट स्थिति, उसमें हमने क्या कहा था कि इसके बाद वो इतने लंबे टाइम तक क्या रहे, जैसे हमने उदय स्थान में लिया था कि अगर इतने प्राकृतिक उदय स्थान है उसका, जैसे 7 प्राकृतिक उदय स्थान लिया था तो 8 प्राकृतिक उदय नहीं बंध स्थान में अगर हम बात करें तो हमने यहाँ आयुष्य का बंध पूर्ण करवाया था, उसके बाद नेक्स्ट आयुष्य बंध कब स्टार्ट करेगा, उस बीच पूरे में 7 प्राकृतिक बंध स्थान लिया था। तो हमने क्या देखा था कि उस बीच में वो कभी भी आयुष्य का बंध नहीं कर रहा। तो ऐसी ही ये बात है, वो तो खैर स्थिति की बात थी, यहाँ पर अंतर की बात हो रही है कि इतना कितना काल हो सकता है कि वो मिथ्या दृष्टि अवस्था के बाद पुनः मिथ्या दृष्टि अवस्था में आए, उस बीच में एक भी बार वो मिथ्या दृष्टि अवस्था में नहीं आए। तो ऐसा काल हम किस अपेक्षा से घटित करेंगे? तो फर्स्ट गुण स्थान को अगर छोड़ के जीव थर्ड या फोर्थ या ऊपर किसी भी गुण स्थान में जा रहा है, उसके बाद 11वें पुनः तक, किसी भी में जा रहा है, मतलब क्या बोलना, शपथ श्रेणी नहीं 11वें चढ़ तक रहा जा है, सकता है ना। 11वें तक जा 11वें, सकता है, बिल्कुल जा सकता है, 11वें तक जा सकता है, लेकिन शपथ श्रेणी नहीं चढ़ा है, उपशम श्रेणी चढ़ा है तो ठीक है। शपथ श्रेणी अगर इस बीच में चढ़ गया वो तो फिर पुनः मिथ्यात्व में नहीं आएगा, क्योंकि वो शायिक सम्यक्त्व जीव है और शपथ श्रेणी लास्ट भव है उसका। तो इसीलिए यहाँ पे इस बीच में वो सम्यक्त्व या फिर सम्यक मिथ्यात्व की अवस्था में रह सकता है, और अगर सेकंड गुण स्थान भी हमको मतलब थर्ड एंड अबव रह सकता है। पर अगर हम सेकंड गुण स्थान की अगर हमको बात करनी है तो उसको सिर्फ लास्ट के मैक्सिमम जगह ने एक समय और मैक्सिमम 6 आवलिका तक हम उसको सेकंड में लेके फिर मिथ्या दृष्टि बना सकते हैं। लेकिन इस बीच यहाँ पर कभी भी नहीं जाएगा सेकंड में। यहाँ पर अगर वो चले गया, क्योंकि सेकंड में जाने के बाद उसको नियमा मिथ्या दृष्टि अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा। ये एक मतलब अनुप्रेक्षा से ये पॉइंट निकल रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये उत्कृष्ट काल कितना है। ये उत्कृष्ट काल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखो, मैंने बताया कि सम्यक मिथ्यात्व की और सेकंड गुण स्थान की छोटे छोटे से काल है, इनको अगर हम इंक्लूड नहीं भी करें और सम्यक्त्व की अवस्था को मतलब देख सकते हैं एक बार। अब सम्यक्त्व भी हमारे पास कितने टाइप का होता है? एक तो 3 तरह शायिक का, होता है, एक औपशमिक होता है, और एक होता है ये सासदन की तो हम यहाँ बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी छोटा सा है, तो उसको तो हम बात नहीं कर रहे हैं। सम्यक मिथ्यात्व का काल भी बहुत छोटा सा है तो हम उसकी भी एक बात नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन होता है, शायिक होता है, औपशमिक होता है और औपशमिक। शायोपशमिक होता है। प्रयोग ठीक है, अब समित। शायिक सम्यक्त्वी अगर वो जीव है तो शायिक सम्यक्त्वी जीव वापस से तो मिथ्या दृष्टि बनने नहीं वाला है,
ठीक है। तो इसीलिए इसको तो हम अंतर में इंक्लूड कर नहीं सकते। शायिक सम्यक तो बन गया तो वापस वो मिथ्या दृष्टि नहीं बनेगा। हमको ऐसा एलिजिबिलिटी चाहिए जो मिथ्या दृष्टि वापस बने, क्योंकि हम अंतर घटित कर रहे हैं। औपशमिक सम्यक तो है। औपशमिक सम्यक का काल कितना होता है? एक समय और 6 उत्कृष्ट कितना होता है? औपशमिक औपशमिक सम्यक्त्व का काल अंतर्मूर्त। अंतर्मोड। मैक्सिमम अंतर्मोड से ज्यादा किसी भी प्रकृति का उपशम नहीं कर सकते। ये हमने बात करी थी ना, चाहे वो प्रथमोपशम हो या द्वितीयोपशम हो। अगर D3 का उपशम की अवस्था है तो अंतर्मोड से ज्यादा नहीं रहती, उसके बाद वो त्रिपुंज में से किसी एक पुंज का उदय हो ही जाता है। और अगर नहीं भी हुआ, उसका काल पूरा होने के पहले A4 का बंध स्टार्ट हो गया, तो सासादन में चला जाएगा। ठीक है। तो ये भी छोटा काल है, ये भी छोटा काल है, ये वाला भी छोटा काल है। तो इन तीनों की पॉसिबिलिटी है इस बीच में आने की, लेकिन यहाँ पर हम अगर मैक्सिमम काल ले रहे हैं तो ये छोटे छोटे भी क्या है, अंतर्मुहूर्त वगैरह उसी में इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर हमारे पास कुछ है, देखो शायिक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और ये भी है तो ये सबसे एंडिंग में होगा, और ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये सिर्फ अंतर्मुहूर्त वाले हैं। पर ऐसा नहीं समझना कि इनमें जा ही नहीं सकता, इस बीच में इनमें जा सकता है। फिर बात आती है शायोपशमिक की। शायोपशमिक का जो काल है वो बहुत लंबा हो सकता है। ठीक है। तो इसीलिए इस बीच में हम उसको बहुत सारी बार शायोपशमिक में भेज सकते हैं। ठीक है। अब देखो कैसे समझना इसको। उत्कृष्ट जो काल है, अभी मान लेते हैं कोई एक जीव है, मिथ्या दृष्टि था, मिथ्या दृष्टि कोई जीव, इसको ना अलग अलग अपेक्षा से हम समझ सकते हैं। पर ऐसा मान के चलते हैं कि पूरी मतलब पूरे लाइफ के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी अलग अलग अपेक्षाओं से हम बात कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो एक एग्जाम्पल, आपको 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि ये जो शायोपशमिक सम्यक्त्व है ना, शायोपशमिक सम्यक्त्व का काल कितना होता है? 66 सागरोपम झाझेरी का। ठीक है। छाछठ सागरोपम झाझेरी किसकी अपेक्षा, ये भी ध्यान में रखना। कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार शायोपशमिक सम्यक का जो काल होता है ना, या फिर ये जो फर्स्ट गुणस्थान का जो अंतर हम लेंगे, वो होता है कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार 132 सागरोपम झाझेरी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और शायोपशमिक सम्यक्त्व का या फिर फर्स्ट गुणस्थान का जो हम अंतर लेते हैं, वो आगम के मत के अनुसार क्या है? 66 सागरोपम झाझेरी। ये थोड़ा दोनों में मतांतर है, तो अभी हम आगम की अपेक्षा बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम 66 सागरोपम झाझेरी की बात करेंगे। पर कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार 132, मतलब इसका डबल 132 सागरोपम झाझेरी का काल हो सकता है। तो अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं कि शायोपशमिक सम्यक दृष्टि जी सम्यक्त्व जो है वो 66 सागरोपम काल मान सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले कोई मिथ्या दृष्टि जीव था, वो मिथ्या दृष्टि जीव 1 करोड़ पूर्व की आयुष्य वाला मनुष्य बना। ठीक है। 1 करोड़ पूर्व की आयुष्य में उसने क्या करा? सम्यक्त्व अवस्था से मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त किया। ये युगलिक की अवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि युगलिक जो होते हैं वो अपने जीवन काल में दृष्टि परिवर्तन पॉसिबल नहीं है उनमें। तो सम्यक से मिथ्या नहीं, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बना। मिथ्या दृष्टि का अंतर निकाल रहे हैं, तो मिथ्या दृष्टि से 1 करोड़ पूर्व की स्थिति वाला जो मनुष्य है, 1 करोड़ पूर्व की स्थिति वाला मनुष्य, वो क्या बना? 1 करोड़ पूर्व की स्थिति वाला मनुष्य मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, मतलब देवलोक में जा सकता है, ये तो हमको पता है, ये तो उसमें भी वो भी जा सकते हैं, युगलिक भी। पर युगलिक के लिए ऐसा होता है कि युगलिक का जितना यहाँ पर आयुष्य होता है इस भाव में, युगलिक के भाव में, उससे ज्यादा आयुष्य वाले देवता वो नहीं बन सकते। ठीक है। तो इसीलिए जब हम नेक्स्ट भाव, अगर हमको देव का भाव बताना है और देव के भाव में हमको मैक्सिमम आयुष्य वाला बताना है अगर, तो मैक्सिमम आयुष्य वाला जो देव होगा वो कौन होगा? सर्वार्थ सिद्ध वाला। सर्वार्थ सिद्ध वाला तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो पांच एक अनुत्तर विमान। अनुत्तर विमान की नहीं है। नोट कीजिए।
अभी हम सिर्फ स्थिति की एक बार बात करते हैं, क्योंकि फिर वो अगर हम सिर्फ सर्ववाच्य सिद्ध की बात करेंगे तो फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, ये जो 1 करोड़ पूर्व की आयुष्य वाला, 1 करोड़ पूर्व की आयुष्य मतलब 1 करोड़ पूर्व की स्थिति वाला जो मनुष्य है, वो जीव किस में गया? देवलोक में गया। तो देवलोक में कहा? मैक्सिमम देवलोक की स्थिति लेनी है हमको। देवलोक की मैक्सिमम स्थिति होती है 33 आग्रोपम। ठीक है, तो 33 आग्रोपम की स्थिति वाला जो देव बना, वो 1 करोड़ पूर्व वाला मनुष्य ही, 1 करोड़ पूर्व की आयुष्य वाला मनुष्य या उससे कम मतलब संख्य वर्ष की आयुष्य वाला मनुष्य ही जा सकता है। तो इसीलिए इसीलिए ये जीव को हमने 1 करोड़ पूर्व की आयुष्य वाला रखा है। 1 करोड़ पूर्व की स्थिति वाला मनुष्य जब 33 आग्रोपम की स्थिति वाला देव बना, उसके बाद वो पुनः किस में आया? 1 करोड़ पूर्व की, ये हुआ 33 सागर वाला देव, ये मनुष्य था। फिर ये 33 सागर की स्थिति वाला देव बना। फिर वो वापस से 1 करोड़ पूर्व वाला की आयुष्य स्थिति वाला मनुष्य बना। फिर वापस से वो 33 सागरोपम वाला देव बना, और उसके बाद फिर वो 1 करोड़ पूर्व की आयुष्य वाला मनुष्य बना। और यहाँ पर उसने क्या करा? यहाँ पर उसने मिथ्यात्व को प्राप्त कर लिया। यहाँ पे वो सम्यक अवस्था से मिथ्यात्व की अवस्था में आ गया वापस। देखो यहाँ पर अनुश्री हमने जी 1 करोड़ पूर्व, यहाँ पर 1 करोड़ पूर्व क्यों लिया हुआ है? क्योंकि हमको मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आना है। ठीक है, तो वो हम युगलिक को नहीं ले सकते। फिर यहाँ पर हमने सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में आना है, तो हमने युगलिक को नहीं ले सकते, इसीलिए 1 करोड़ पूर्व की मनुष्य वाला आयुष्य लिया। बीच में जो 1 करोड़ पूर्व की मनुष्य वाला आयुष्य लिया है, उसमें तो आप बोल सकते हैं कि युगलिक मतलब युगलिक को हम ले सकते थे, पर क्यों नहीं लिया है? क्योंकि उनकी जो स्थिति होगी अगले भव की, यहाँ पे हमको मैक्सिमम चाहिए। तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम वाला अगर चाहिए तो युगलिक की स्थिति सागरोपम में नहीं होती है। इसीलिए हम करोड़ पूर्व के मनुष्य वाला, जो 1 करोड़ पूर्व या संख्य वर्ष की आयुष्य वाला जो मनुष्य होता है, वो इतनी पावर रखता है कि वो सागरोपम 33 सागरोपम का देवता बन सके। ठीक है, तो ये 33 आग्रोपम के देवता की अपेक्षा हमने बात करी। अब इस पूरे में क्या उसकी अवस्थाएं रही, ये समझना। यहाँ पर वो मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आया। ठीक है, तो यहाँ का सम्यक्त्व का काल कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो यहाँ पर भी शयोपशमिक अवस्था में रहा। शयोपशमिक अवस्था हमने क्या बोला? 66 सागरोपम झाझेरी तक रह सकता है। तो यहाँ 33 सागरोपम में, 33 सागरोपम से ज्यादा तो कोई स्थिति नहीं होती है किसी की भी, किसी भी जीव की। 33 सागरोपम के देव के रूप में रहा, फिर वापस से 1 करोड़ पूर्व का मनुष्य बना, फिर वापस से 33 सागरोपम देव रहा, फिर 1 करोड़ पूर्व का मनुष्य बना। अब इसके बाद वापस से हम 33 सागरोपम लिख सकते थे क्या? नहीं लिख सकते थे, क्योंकि इस बीच में उसको मतलब वो पूरा 1 करोड़ पूर्व का मनुष्य सम्यक्त अवस्था में रहे और उसके बाद वापस 33 सागरोपम का देव बन जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि यहाँ पर हमारा उसको शायोपशमिक की अवस्था में रहे हुए कितना टाइम हो गया है यहाँ पे, ये उसके बाद फिर 33 सागरोपम वाला ये हो गया, 33 सागरोपम ये हो गया, तो 66 सागरोपम। और उसके बाद फिर करोड़ पूर्व, करोड़ पूर्व, करोड़ पूर्व में हमने जितने भी आयुष्य उनके लिए, यहाँ पे जितने भी आयुष्य के बाद उनने सम्यक्त को प्राप्त किया, और यहाँ पे जो भी आयुष्य के बाद उनने वापस मिथ्यात्व को प्राप्त किया, उन तीनों को ऐड करके वो देशों में ही कैलकुलेट होता है। मतलब करोड़ पूर्व इज वेरी लेस देन सागरोपम, क्योंकि वो असंख्य वर्ष की स्थिति होती है और ये सिर्फ संख्य वर्ष है। तो इसीलिए इनको हम देशों में ले रहे हैं, और 66 सागरोपम, देशों नहीं, झाझेरी में ले रहे हैं। झाझेरी मतलब कुछ अधिक, तो इसको हम क्या ले रहे हैं? झाझेरी में ले रहे हैं, कुछ अधिक ले रहे हैं। और ये दोनों हमने 66 सागरोपम, 66 सागरोपम की स्थिति बोली। तो 66 सागरोपम झाझेरी के बाद वो जीव वापस मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त किया। ठीक है, जय जिनेन्द्र दीदी, हाँ जय जिनेन्द्र। ये वापिस से 33 सागरोपम वाला देव क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि यहाँ पर उसको शयोपशमिक में रहते हुए 66 सागरोपम का काल हो गया ना। नहीं तो 66 सागरोपम का काल से ज्यादा समय का तुम्हें नहीं रह सकते क्या? नहीं रह सकते, मैक्सिमम उतने ही काल तक रह सकते हैं। अनुश्री मतलब जी जो एक बात मुझे समझ, जो हाँ छायोपशमिक सम्यकत्व है उसका उत्कृष्ट काल 66 सागरोपम है। हाँ, आगम के मत के अनुसार, कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार नहीं है। ओके।
दीदी 33 सागरोपम एक और में अपेक्षा है। हाँ 33 सागरोपम में इधर अनुत्तर देवी जाते हैं ना, अनुत्तर विमान के देवी उसी में ही जाते हैं ना, वो फिर मनुष्य अनुश्री बनते हैं जी तो ऊपर 33 उठते हैं, सागरोपम सर्वार्थ केवल सिद्ध की, और एक बार सर्वार्थ सिद्ध में जाने पर हाँ वापस मनुष्य में आके फिर वो तो चला जाता है, केवल ज्ञान हो जाएगा ना। मोक्ष हो जाता है उनको। तो यहाँ नरक से घटित होगा यहाँ पे। 33 सागरोपम की 4 अनुत्तर विमान की स्थिति नहीं है? नहीं, है। सर्वार्थ सिद्ध की है 33 सागरोपम। 31 एक से बार 4 33 अनुत्तर है। विमान की स्थिति चेक करिए। 22 31 से 33 सागरोपम है। है। चारों विमान की 31 से 33 है। 31 से 33 मतलब जघन्य 31 सागरोपम, उत्कृष्ट 33 33 सागरोपम तो पॉसिबल है। और जो आप सर्वार्थ सिद्ध की 33 बोल रहे हैं ना, सर्वार्थ सिद्ध की अजघन्य अनुत्कृष्ट होती है। मतलब जो भी जीव सर्वार्थ सिद्ध में जाएगा कंपलसरी 33 सागरोपम ही होगी। पर 33 सागरोपम वाला कंपलसरी सर्वार्थ सिद्ध विमान वाला ही है ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अनुत्तर शेष जो 4 अनुत्तर विमान है ना, उनकी स्थिति हम जघन्य और उत्कृष्ट बोलते हैं। जघन्य 31 सागरोपम और उत्कृष्ट 33 सागरोपम। इसका क्या अर्थ हुआ कि वो 33 सागरोपम वाला जीव शेष जो 4 अनुत्तर विमान है उन वाला भी हो सकता है। और वहां से आकर के तो एकाभवतारी नहीं होते, सिर्फ सर्वार्थ सिद्ध विमान वाले ही एकाभवतारी होते हैं। क्लियर है? हाँ। क्लियर है। अब एक और धन्यवाद। अपेक्षा हम इसमें देखो, जो 66 है ना, 66 को हम एक और अपेक्षा से घटित कर सकते हैं। कैसे? अभी तो हमने 33 + 33 लिया। अब हम क्या करें, इसको 22 + 22 + 22 घटित कर देते हैं। ठीक है, इसके यहाँ पे अगर टोटल करेंगे, 1 करोड़ पूर्व की मनुष्य वाला 1 करोड़ पूर्व की स्थिति वाला मनुष्य था, 22 सागर का देव बना, फिर 1 करोड़ पूर्व का मनुष्य बना, फिर 22 सागर वाला देव बना, फिर 1 करोड़ पूर्व की स्थिति वाला मनुष्य बना, फिर 22 सागर वाला देव बना, और फिर 1 करोड़ पूर्व की आयुष्य वाला मनुष्य बना। और ये यहाँ से वो जैसी समय को प्राप्त किया था, उसके बाद फिर यहाँ पे वो 22 प्लस कुछ अधिक प्लस 22 प्लस कुछ अधिक प्लस 22, तो ये हो गया 66 सागरोपम और कुछ अधिक मतलब झाझेरी। तो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसका जो भी काल हम लेंगे मनुष्य के भवों की, उसको हम झाझेरी में मानेंगे। और उसके बाद फिर ये जो 22 + 22 + 22 वाला है, इसको हम क्या मानेंगे? देवता के भव मानेंगे। इस प्रकार हम और भी निकाल सकते हैं, पर यहाँ मैक्सिमम और उससे एक कम बताए। अब आप चाहें तो इसमें कुछ भी और टुकड़े कर सकते हैं, ऐसे टुकड़े कर सकते हैं जिनमें जाने की पॉसिबिलिटी हो, ये भी ध्यान रखना। 1 करोड़ पूर्व वाला मनुष्य उस देवलोक उतने सागरोपम वाला देव बन सके, और वहां का वापस 1 करोड़ पूर्व वाला मनुष्य रहे। यहाँ पर हम 1 करोड़ पूर्व से कम वाला भी ले सकते थे, पर हमने उत्कृष्ट की ही क्यों ली है? क्योंकि हमको किसकी बात करनी है? उत्कृष्ट अंतर की बात करनी है, इसीलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एक सेकेंड क्या हम एग्जाम्पल लिया, इसको ऐसे इसमें एग्जाम्पल्स नरक हम को और भी भी ले लेके सकते हैं। घटित? मैम एक डाउट है, क्या हम इधर 33 सागरोपम के देव के जगह पर 33 सागरोपम के नरक के जीव का भी उदाहरण से इसको घटित कर पाएंगे? एक बार जिनका गति अगति स्ट्रॉन्ग हो वो मुझे बताइए ना, क्या नरक वाला जो जीव है 33 सागरोपम की जो 7वीं नरक की स्थिति होती है, वो जीव 1 करोड़ पूर्व वाला आयुष्य वाला मनुष्य बन सकता है क्या? गति नहीं आगति जिनकी स्ट्रॉन्ग हो, या एक नहीं, बार वो देख के वो तिर्यंत में ही जाएगा, संभावना तो नहीं होगी। हाँ वो सातवें तिर्यंत हाँ में नरक हाँ जाएगा। हाँ, वाला वो तिर्यंत में 7वीं जाता नरक है, वाला जो 33 तिर्यंत ही सागरोपम का बन जो सकता देवता है। हम बोल रहे हैं, वो तो मनुष्य में जा सकता है, पर अगर 33 सागरोपम वाला नरक है तो वो 7वीं नरक की होती है। हाँ ठीक है, ध्यान आ गया। और वो कंपलसरी तिर्यंच गति, नियमक तिर्यंच गति होती है उसकी, यहाँ पर नहीं ले सकते। ठीक है, और जब वो सम्यक मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में जा रहा है, वो फर्स्ट वाला 1 करोड़ पूर्व का मनुष्य भव है ना, उसके पहले ही चला जा रहा है क्या वो? हाँ उसी मिथ्यात्व भाव से में जा रहा है वो, उसी भव में। उसी भाव में जा रहा है। और मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में अगर मनुष्य के भाव में जा रहा है तो देशों 9 वर्ष के बाद ही उसको सम्यक्त्व प्राप्त होगा। ठीक है, उसके पहले की स्थिति तो है ही नहीं, उसके बाद ही वो सम्यक प्राप्त कर सकता है। तो अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम भी कर रहा है तो देशों 9 वर्ष के बाद का काल हम मैक्सिमम ले सकते हैं 1 करोड़ पूर्व, लेकिन यहाँ का 1 करोड़ पूर्व पूरा नहीं लेंगे। यहाँ का तो एक बार के लिए पूरा भी ले लें कि वो बाय फ्रॉम बर्थ वो क्षमिक सम्यक्त या जो भी मतलब सम्यक्त वाला था, और उसके बाद लाइफ लॉन्ग वो सम्यक्त ही रहा, क्योंकि यहाँ पर हमको स्विच नहीं करवाना।
यहाँ पर हमको स्विच करना है मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में। तो देशों 9 वर्ष के पहले कोई भी मनुष्य सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब मिथ्यात्व से सम्यक्त्व करोड़ पूर्ण लेना जरूरी है। करोड़ पूर्व करोड़ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको उत्कृष्ट स्थिति चाहिए ना। उत्कृष्ट तो क्या स्थिति मतलब उत्कृष्ट अंतर चाहिए, इन सब की उत्कृष्ट स्थिति होगी होगा। महावीर स्वामी के समय जो भी गया होगा उसको तो उत्कृष्ट से करोड़ पूर्ण नहीं है, सर्वार्थ सिद्धि उसमें भी तो बहुत लोग गए। करोड़ पूर्व की आयुष्य, यहाँ पर हम अंतर ऐसा बोल नहीं रहे, अभी ये विषय नहीं चल रहा है कि अभी ये बात चल रही है कि हमको उत्कृष्ट अंतर निकालना है। तो इस बीच हमको उत्कृष्ट अंतर वाले ही भाव हमको लेने पड़ेंगे। और जरूरी मतलब यहाँ पर हम बहुत ईज के लिए हमारी इजी हो जाए इसलिए हम यहाँ पर मोटे मोटे मनुष्य का भी मैक्सिमम वाला ले रहे हैं और देवता का भी मैक्सिमम वाला ले रहे हैं। और नरक का इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वहां से वापस मैक्सिमम वाला मनुष्य नहीं बन मतलब मनुष्य नहीं बनता। तो इसीलिए हमको यहाँ पर इस अपेक्षा से, अगर आप इसके छोटे छोटे टुकड़े, अगर आप ऐसे बोलोगे एक एक सागर के ले, तो एक एक सागर के आप 33 बार एक सागर में उसको झुलाते रहो, वो आपका 66 सागरोपम झाजेरी हो जाएगा। 33 यहाँ 33 यहाँ, मतलब टोटल 66 सागरोपम के भव उसके निकाल लो एक एक सागरोपम करके। तो ये बहुत मतलब ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अभी हम इजी के लिए हम मोटे मोटे रूप से जितना मैक्सिमम स्थिति हम ले सकें वो हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो वो हमारा अंतर इससे मतलब समझाने के लिए, सिर्फ एक ऐसा ही केस हो ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो इस क्रम को ना चलते हुए भी कितने ही भव ऐसे हो चुके होंगे उनके, जिसमें वो मिथ्या दृष्टि के बाद मिथ्या दृष्टि बनने में उत्कृष्ट अंतर को टच करा होगा। ऐसा भी हो सकता है, पर जरूरी नहीं है ना कि जो हमको बुक में 2 एग्जाम्पल बनाए वो ही क्रम हो उनके भव का, कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ पर हमारी इजी के लिए हम मैक्सिमम भाव में उसको ले रहे हैं। इसीलिए उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल में भी दे दिया कि आप जो 33 है उसको 22 में भी स्प्लिट कर रहे हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। जय जिने अनुष्टि जी, जय जिने दीदी, यहाँ पर ना ये जो अगर अपन तिर्यंच का भाव में भी 1 करोड़ पूर्व की आयु से हो सकती है, पर नहीं जाने का जो कारण है ना वो एक बार ना किसी का डाउट पूछ लेने दीजिए, उनका क्वेश्चन थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनिए और उसके बाद पहला मुझे अवसर दीजिए कि मैं एटलीस्ट अगर आंसर कर पाऊं, मुझसे नहीं होगा तो मैं जरूर आपसे हेल्प मांगूंगी, है ना। हाँ पूछिए रश्मि जी। हाँ नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, इसमें ना जैसे अपन 7वीं पृथ्वी में अगर ले जाना हो तो सम्यक तो लेकर सबसे पहली बात वो 7वीं पृथ्वी में जाएगा ही नहीं, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में मिथ्या दृष्टि ही होता है। वो अपर्याप्त अवस्था में 7वीं पृथ्वी का यानी वो मिथ्या दृष्टि होगा ना, तो सम्यक को लेकर जाने का ही प्रश्न नहीं है, उत्पन्न होता है। हाँ तो यहाँ पर वो तो फर्स्ट में ही वो क्रॉस हो जा रहा है, तो उसका है ही नहीं, क्योंकि बाद में तो वो यानी 1 करोड़ पूर्व वाले तिर्यंच भी बन सकते हैं। हाँ ठीक, दोनों ही बात है। एक बात तो ये भी है कि वो वापस मनुष्य में जाएगा ही नहीं, और दूसरी बात ये है कि वो क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व या जो भी सम्यक्त्व उसका क्रम वो तोड़ देगा, क्योंकि वो जब मतलब जो भी जीव काल करके नरक में जा रहा है, 7वीं नरक 33 सागरोपम वाली नरक में अगर जा रहा है तो फिर वो मिथ्या दृष्टि। और बाकी 6 नरक की अपेक्षा हम एक बार बोल भी लें, 6 नरक में जाने वाला जो अपर्याप्त अवस्था में, हमने देखा ना कि सम्यक्त्व अपर्याप्त अवस्था में रहता है 6 नरक तक, लेकिन 7वीं नरक वाला अपर्याप्त अवस्था में नियमा मिथ्या दृष्टि होता है। ठीक है, थैंक यू रश्मि जी। आगे बढ़े नेक्स्ट पे। ठीक है, ये यहाँ पर आपको नोट में ये एक बात क्लियर दी हुई है, श्री जीवाजीवाभिगम सूत्र, ये ध्यान में रखना किसके आधार पर बता रहे। श्री जीवाजीवाभिगम सूत्र के अनुसार सादी सपर्यवसित मिथ्या दृष्टि, सादी सपर्यवसित कौन हो सकता है, शुक्ल पाक्षिक भव सिद्धिक जीव की ही बात कर रहे हैं। सादी मतलब जिसके मिथ्या दृष्टि की आदि हुई है और जिसकी एंड भी होगी, ऐसा सादी सब। इसके ऐसा क्यों बोला कि मिथ्या दृष्टि की बिगनिंग हुई है, एक बार खत्म करके वापस शुरू हुई है, एक बार तो एंड ऐसा क्यों लिया। अनादि सपर्यवसित भी तो ले सकते थे ना, सादी सपर्यवसित क्यों लिया है। अनादि होगा तो अभव सिद्धि की हो जाएगा ना। नहीं, अनादि के साथ सपर्यवसित का भंग है, तो वो भव सिद्धि अभव सिद्धि का नहीं होगा, अनादि अपरिवसित होता है उनका भंग। अनादि सपर्यवसित है ना, अंतर बताने के लिए लिया गया सादी सपर्यवसित।
हाँ, अंतर बताने के लिए तो लिया है। कोई और मतलब कोई और आंसर? थोड़ा और सोचो, सादी सपर्यवसित ही क्यों लिया? अनादि शुक्ल पाक्षिक की बात हो रही है यहाँ पे। शुक्ल पाक्षिक भी तो अनादि हो सकता है ना। प्रथम उपशमी होता है अनादि मिथ्या दृष्टि। सम्यक्त्व की आदि होती है तो उसका अंत अवश्य होता है, इसलिए सादी सपर्यवसित भंग। जैसे कि सादी सपर्यवसित पूछ रहे हैं ना आप? क्या हाँ पूछ रहे हैं? मैंने अभी ज्वाइन किया है। हाँ हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ये हमने जो अभी आपको ये ध्यान में आया, आपने ज्वाइन किया, ये अभी समझ आया? नहीं, मैं तो ये अभी जो बस हम ज्वाइन बात करी है 1 करोड़ पूर्व वाला मनुष्य जो है, वो हमने सादी सपर्यवसित मिथ्या, हमने बोला ना कि 1 करोड़ पूर्व वाला जो मनुष्य है वो मिथ्या दृष्टि से सम्यक अवस्था को प्राप्त हुआ। तो वो सम्यक अवस्था को जब मिथ्या दृष्टि से प्राप्त हो रहा है, तो ये जो जब वो मिथ्या दृष्टि अवस्था में था तो वो कौन सा था? तो बताया है कि सादी सपर्यवसित मिथ्या दृष्टि था। तो आप लोग सोचिए कि वो सादी मिथ्या दृष्टि, सादी सपर्यवसित ही क्यों था, ऐसा मेरा पूछना है। आप लोग आंसर के पास तक आ रहे हैं, एक बार और सोचिए। जय जिनेंद्र, जिसकी शुरुआत अनादिकाल से मिथ्यात्व में था, फिर वो समकित से वापस मिथ्यात्व में गया तो उसकी शादी हो गई। वो तो ठीक है, वो तो इसका मीनिंग हो गया कि सादी सपर्यवसित मिथ्या दृष्टि है, मतलब उसकी बिगिनिंग हुई है। पर हमने सादी मिथ्या दृष्टि, सादी सपर्यवसित मिथ्या दृष्टि को ही क्यों लिया यहाँ पर? अनादि को क्यों नहीं लिया, ऐसा पूछना है मेरा। अनादि मिथ्या दृष्टि संयोग से नहीं आएगा। एक बार अनादि मिथ्या दृष्टि संयोग में नहीं आएगा। एक बार सभी को थोड़ा सा सोचने का अवसर दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर आपको आंसर आता है वेल एंड गुड, एक बार ट्राई करने दीजिए। जो बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ट्राई करने दीजिए। हाँ बोलिए, जिनका ध्यान में आ रहा है। सभी सपर्यवसित इसके लिए है कि उनकी एक बार आदि हो गई, उसके बाद फिर वापस जैसे आदि हुई, उसके बाद वो उसका अंत जरूर करेंगे, क्योंकि वापस उनकी आदि हो गई है। ठीक है, वो तो ठीक है कि अगर बिगनिंग हो गई तो एंड करेंगे, ये तो ठीक है। देखो अब मैं आंसर देती हूँ। जो सादी सपर्यवसित की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, ये सादी सपर्यवसित जो जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, अगर वो अनादि, मतलब सादी सपर्यवसित की बात क्या हुई? सादी सपर्यवसित है मतलब उसके पास ऑलरेडी सत्ता में है त्रिपुंज, मतलब सम्यक वेदनी की सत्ता है, सम्यक वेदनी का उदय हुआ, मतलब शायोपशमिक सम्यक्त्व है। हम शायोपशमिक सम्यक्त्व की अपेक्षा ही तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना। अगर शायोपशमिक सम्यक्त्व की अपेक्षा यहाँ पर हमने बात करी तो मतलब क्या हुआ? सम्यक वेदनी का उदय। सम्यक वेदनी का उदय कब होगा? जब जीव की ऑलरेडी सत्ता में होगी। और सत्ता में कौन से जीव की होगी? अनादि मिथ्या दृष्टि की तो होती नहीं है सत्ता में। अनादि मिथ्या दृष्टि तो पहले प्रथमोपशम करके सत्ता क्रिएट करता है। इसीलिए सादी मिथ्या दृष्टि की, अगर सादी सपर्यवसित की अगर हम बात करें तो उसके पास ऑलरेडी सत्ता में सम्यक वेदनी होती है। ठीक है, थोड़ा और सोचना। अगर आपको कोई नए आंसर्स और मिल जाते तो फिर मुझे भी कृपा। मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर छाछठ सागरोपम झाझेरी है। किसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम? श्री जीवा जीवाभिगम सूत्र के अनुसार। और वहीं आप ये बात यहाँ पे नोट करके रख लेना, कर्म ग्रंथ मत के अनुसार पहले गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर 132 सागरोपम झाझेरी है। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। कीजिए ना, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। अनादि सपर्यवसित के बारे में क्या बोले? अनादि सपर्यवसित जो मिथ्या दृष्टि होता है उसके पास सम्यक वेदनी की सत्ता नहीं होती। सम्यक वेदनी की सत्ता होगी तभी उसका उदय होगा और शायोपशमिक सम्यक्त्व रहेगा। इसीलिए सादी सपर्यवसित की बात इसीलिए कही गई है क्योंकि जिस जीव की हम बात कर रहे हैं वो शायोपशमिक सम्यक दृष्टि है। शायोपशमिक सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में जब आया तो कैसे आया सडनली? क्योंकि उसके पास पहले से सम्यक वेदनी की सत्ता थी, मतलब वो सादी सपर्यवसित था। मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर छाछठ सागरोपम झाझेरी किसकी अपेक्षा है? श्री जीवाजीवाभिगम सूत्र के अनुसार। टीकाकार ने उपर्युक्त दोनों अपेक्षाओं से, ये हमको समझाने के लिए बस पहले इतना ही दे दिया गया होगा कि छाछठ सागरोपम झाझेरी है, फिर उसको खोल करके निकाल करके बताया कि जो छाछठ सागरोपम झाझेरी है वो किस अपेक्षा से। तो यहाँ पर दो, प्लीज म्यूट कीजिए, दो अपेक्षाओं से छाछठ सागरोपम झाझेरी काल को घटित किया है। ऐसी और भी अपेक्षाएं, ऐसी
मिल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो कि 33 आग्रोपम वाला ही होगा या फिर 22 आग्रोपम वाला ही होगा, इसको और भी स्प्लिट कर सकते हैं। मतलब भव कितने भी हो सकते हैं, टोटल काल 66 आग्रोपम झाजेरी का ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड गुणस्थान जघन्य अंतर। अब सेकंड गुणस्थान में कोई भी जीव आ रहा है तो सेकंड गुणस्थान में आता कहाँ से, पहले तो ये देखना। औपशमिक सम्यक से। औपशमिक सम्यक दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रथमोपशम, एक होता है द्वितीयोपशम। प्रथमोपशम सम्यक्त्वी जीव कोई है, वो सेकंड गुणस्थान में आया और उसके बाद फिर वो वापस से किस में जाता है, कंपलसरी मिथ्या दृष्टि तो बनता ही बनता है, ठीक है। और मिथ्या दृष्टि बनने के बाद वो जीव वापस से, अगर उसको ऑप्शन में, क्योंकि वापस अपने को सेकंड में लेके आना है, तो सेकंड से वापस सेकंड में आ रहा है तो मिथ्या दृष्टि से तो डायरेक्ट सेकंड बनता नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि से यहाँ पर जघन्य की बात करी है, ठीक है। जघन्य मतलब कम से कम अवस्थाएं हमको क्या करनी, बहुत लिमिटेड, जितना हम हटा सके, एक्स्ट्रा की सब चीजें हटाना है, जो कंपलसरी है वो ही रखना है। औपशमिक से कंपलसरी सेकंड में आता है, सेकंड से कंपलसरी मिथ्यात्व में जाता है, मिथ्यात्व से वापस सेकंड में जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। सेकंड में लेकर अगर आना है उसको तो वो कहाँ से आएगा, वो आ सकता है औपशमिक सम्यक्त्व से ही, ठीक है। अब औपशमिक में हमने दो ही अवस्थाएं देखी, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। तो इसमें एक बात ये हो गई कि मिथ्या दृष्टि की गति तो प्रथमोपशम हो सकती है पर द्वितीयोपशम नहीं हो सकती, ठीक है। अगर हम मिथ्या दृष्टि की गति द्वितीयोपशम के लिए एक बार हम बात नहीं करें, क्योंकि हमको पता है कि मिथ्या दृष्टि से हमको सब जितना हटा सकते हैं उतना हटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम किसी से भी आया और उसके बाद वो सेकंड गुणस्थान में आया, सेकंड गुणस्थान से मिथ्या दृष्टि बना, मिथ्या दृष्टि से औपशमिक बन के वापस सेकंड में जाएगा। औपशमिक में द्वितीयोपशम तो बन नहीं सकता मिथ्या दृष्टि जीव, इसीलिए मतलब द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी नहीं बन सकता, इसीलिए हम प्रथमोपशम की बात करेंगे। पर मान लीजिए कि यहाँ पर वो प्रथमोपशम था, ठीक है, और प्रथमोपशम है, प्रथमोपशम की अवस्था है, प्रथमोपशम के बाद पुनः प्रथमोपशम की अवस्था कितने टाइम के बाद आती है, पुष्कल परावर्तक पढ़ा हुआ है ये, पल के संकेतम भाग तक अगर वो PSB पल के संकेतम भाग तक जीव किस में रहता है, अगर मिथ्यात्व में पल के संकेतम भाग तक रहा, ओनली मिथ्यात्व, इस अवस्था के बीच में वो एक भी बार सम्यक वगैरह किसी का भी टच नहीं करे, तो उसकी क्या हो जाती है, जब वो पूरे इतने लंबे टाइम तक PSB के काल तक पूरे लंबे टाइम तक मिथ्यात्व में रहता है, तो उसकी सत्ता क्या हो जाती है, धीरे 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 खत्म होने पे आती है और ऐसी अवस्था आ जाती है कि अब वापस उसके सम्यक वेदी का उदय पॉसिबल नहीं होगा या सम्यक मिथ्यात्व का उदय पॉसिबल नहीं होगा, तो उसको वापस प्रथमोपशम करना पड़ता है। तो ये काल तो बहुत लंबा होता है, हमको तो जघन्य की बात करना है, PSB का काल तो बहुत लंबा है। अब मान लेते हैं कि ये जो जीव है वो द्वितीयोपशम वाला है। अब मान लो द्वितीयोपशम वाला कोई जीव है, वो सेकंड में गया, उसके बाद सेकंड से वो मिथ्यात्व में गया, मिथ्यात्व से वो वापस औपशमिक बना, तो मिथ्यात्व से वापस औपशमिक सम्यक्त्व जो है वो प्रथमोपशम बन जाएगा क्या, द्वितीयोपशम था, द्वितीयोपशम कितने काल तक रह सकता है, अंतर्मोट। सेकंड गुणस्थान कितने काल तक रह सकता है, मैक्सिमम 6 आवली का। उसके बाद यहाँ पर वापस वो प्रथमोपशम आया, तो उसने अभी इस द्वितीयोपशम के पहले भी नहीं, अच्छा द्वितीयोपशम के पहले भी वो मिथ्यात्व में कब था, द्वितीयोपशम के पहले वो शायोपशमिक होगा, शायोपशमिक के पहले हो सकता है वो मिथ्यात्व में हो, और मिथ्यात्व के बाद वो शायोपशमिक में, शायोपशमिक के बाद मान लो ठीक है, मिथ्यात्व के बाद वो शायोपशमिक है, द्वितीयोपशम है, उसके बाद सेकंड में आया, सेकंड के बाद वो मिथ्यात्व में गया और फिर वापस प्रथमोपशम। तो क्या इस बीच में मिथ्यात्व की जो स्थिति रही वो PSB हो जाएगी, अच्छा मिथ्यात्व तो हमारा यहीं का यहीं आ रहा है ना, इतना लंबा भी हमको जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी हो, यहाँ से द्वितीयोपशम वाला है, मान लो द्वितीयोपशम में भी सम्यक दृष्टि था, सेकंड में भी सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि के बाद वापस वो प्रथमोपशम कब करता है,
जब वो मिथ्यात्व में पीएसबी काल तक रहे। तो यहाँ पे हमको जघन्य निकालना है, तो ये तो बहुत बड़ा काल हो गया, तो हम इस मिथ्या दृष्टि अवस्था को पीएसबी काल तक नहीं रखेंगे, तो प्रथमोपशम का तो सवाल ही नहीं उठता। अब सवाल अगर प्रथमोपशम का नहीं उठता तो फिर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर द्वितीयोपशम ले सकते हैं। द्वितीय उपशम ही अब अगर लेंगे। द्वितीय उपशम ले सकते हैं तो द्वितीय उपशम में सबकी जघन्य की हमको बात करनी, ठीक है। जघन्य मतलब इन दोनों का जघन्य अंतर बताना है, मतलब कम से कम जो कंपलसरी है और उसमें भी कम से कम जितने काल तक रहे उतने में हम उसकी छुट्टी करवा देंगे। अब मिथ्या दृष्टि जो है, मिथ्या दृष्टि जीव कम से कम कितने टाइम तक रह सकता है, अंतर्मुहूर्त, कम से कम अंतर्मुहूर्त तक। उसके बाद वो मतलब अगर वापस मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में, ये एक रूल होता है कि अगर मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में स्विच कर रहा है या फिर सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में स्विच कर रहे हैं, एक समय में स्विच नहीं हो सकता। अंतर्मुहूर्त का जघन्य काल उसको उस अवस्था में रहना पड़ता है, उसके बाद ही वो सम्यक्त्व की अवस्था में जाता है, या फिर सम्यक्त्व की अवस्था में अंतर्मुहूर्त काल तक रहना पड़ता है, उसके बाद ही वो मिथ्यात्व की अवस्था में जाता है। ठीक है, तो कम से कम मान लो मिथ्यात्व की अवस्था में वो अंतर्मुहूर्त के लिए रहा, यहाँ भी सम्यक्त्व है यहाँ भी सम्यक्त्व है, कम से कम मिथ्यात्व की अवस्था ओनली अंतर्मुहूर्त रही। ठीक है, अब ये बताइए कि अंतर्मुहूर्त के बाद द्वितीयोपशम पॉसिबल है क्या, क्योंकि मिथ्यात्व की तो द्वितीयोपशम पॉसिबल ही नहीं, गति नहीं है मिथ्या दृष्टि की। तो इस बीच में हमको एक और चेंज जोड़नी पड़ेगी, मिथ्यात्व से उस जीव को क्या बना दो, क्षयोपशमिक बना दो, क्षयोपशमिक से उसका द्वितीयोपशम प्राप्त करवा दो। ये पॉसिबिलिटी एक बार के लिए हो सकती है। अब क्षयोपशमिक में भी मिनिमम कितने टाइम तक रह सकता है, अंतर्मुहूर्त तक रह सकता है, अंतर्मुहूर्त तक मिनिमम टाइम तक वो रहेगा, और इसी अंतर्मुहूर्त में उसकी प्रोसेस सारी होगी, कौन सी वाली, द्वितीयोपशम की प्राप्ति की। ठीक है, तो द्वितीयोपशम की प्राप्ति की जो भी प्रोसेस होनी है वो इसी अंतर्मुहूर्त में होगी, और उसके बाद मिथ्यात्व में भी अंतर्मुहूर्त में रहा और सेकंड गुण स्थान से वो आया। अब सेकंड गुण स्थान में किस में से आया, तो प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम दोनों वाला आ सकता है। हो सकता है ना कि वो प्रथमोपशम में हो, उसके बाद तो फिर यहाँ पर हमको प्रथमोपशम की वापस बात करनी नहीं है, प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम दोनों से आया हुआ सेकंड गुण स्थान में आया, सेकंड गुण स्थान में कम से कम एक समय, या फिर क्योंकि हमको अंतर कहाँ से, हमारा अंतर यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, इसको हम अंतर बोलेंगे। अब इसमें वो एक समय रहे चाहे 6 आवली का रहे, कुछ भी ले सकते हैं, जितने भी टाइम तक वो इसमें रहा, और वो किस में स्विच होता है, कंपलसरी मिथ्यात्व में जाता है। मिथ्यात्व गुण स्थान में वो कितने टाइम तक रहा, अंतर्मुहूर्त काल तक रहा, अंतर्मुहूर्त काल तक मिथ्यात्व में रहने के बाद वो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व बना, वहां पर वो अंतर्मुहूर्त काल तक रहा, वहां पे अंतर्मुहूर्त काल तक रहने के बाद उसने द्वितीयोपशम प्राप्त किया, और द्वितीयोपशम में अंतर्मुहूर्त काल रह के सेकंड गुण स्थान को प्राप्त किया। तो ये जो कंपलसरी वाली चीजें हैं, ये जो साइकिल है, इसको हम बोलेंगे ये अंतर्मुहूर्त प्लस अंतर्मुहूर्त प्लस अंतर्मुहूर्त, सारे अंतर्मुहूर्त को ऐड करने पर भी आंसर क्या आता है, अंतर्मुहूर्त ही आता है। तो जघन्य अंतर कितना होता है, अंतर्मुहूर्त का होता है, पर उसका खुला कैसे करा है, उसको स्पष्ट कैसे करा कि जीव प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम से सेकंड गुण स्थान में आया, सेकंड गुण स्थान के बाद वो पहले मिथ्या दृष्टि कंपलसरी बनेगा, उसके बाद वो क्षयोपशमिक में अंतर्मुहूर्त तक रह के द्वितीयोपशम प्राप्त किया, द्वितीयोपशम के अंतर्मुहूर्त अवस्था के बाद वो कंपलसरी सेकंड गुण स्थान में आया। अब ये ध्यान रखना, द्वितीयोपशम में भी उसके पास बहुत वैरायटी होती है। वो द्वितीयोपशम में पहले श्रेणी आरोहण करता है, अवरोहण करता है, और उसके बाद भी फिर वो उसके पास मतलब अवरोहण करके 6th तक तो जाता ही जाता है, पर उसके बाद वो 4th 5th में भी जा सकता है द्वितीयोपशम की अवस्था में ही, पर वो ऑप्शन वाली अवस्था है, जो जो कंपलसरी है वो ही लेना हमको, तो हम वो वाला ऑप्शन भी हटा देंगे। द्वितीयोपशम में मिनिमम जितना रिक्वायर्ड काल है, छठे गुण स्थान से हो सकता है छठे गुण स्थान में आया, और द्वितीयोपशम की अवस्था तो थी सही, वो सेकंड गुण स्थान में चला गया, 4th 5th में भी उसने मतलब नहीं गया, वो मिनिमम से मिनिमम रखना है इसको भी, और ये भी मिनिमम क्षयोपशमिक ही है, और ये तीनों मिनिमम वाले अंतर्मुहूर्त है। ठीक है, छह आवली का काल शेष रहने पर दूसरे गुण स्थान को प्राप्त करता है। ठीक है, अब एक बार के लिए इसका उत्कृष्ट भी देख लेते हैं। उत्कृष्ट कितना होगा, ये हो गया जघन्य अंतर्मुहूर्त का,
उत्कृष्ट कितना है, तो उत्कृष्ट बताया कि कोई जीव सेकंड गुण स्थान में आया और वापस उसको अगर सेकंड में आना है तो इस बीच वो मैक्सिमम कितनी बार ऐसा हो सकता है कि वो सेकंड में ना आए। तो देखो यहाँ पर सेकंड गुण स्थान में कोई जीव है, वो किससे आया हुआ है, वो ऑप्शमिक सम्यक्त्वी है। अब पहली बात तो अगर वो प्रथमोपशम है और उसके बाद फिर वो वापस से सेकंड गुण स्थान में आने के लिए उसको ऑप्शमिक बनना है, तो वो प्रथमोपशम वाला हो मान लो। तो प्रथमोपशम से प्रथमोपशम का बीच का काल कितना होगा, कंटिन्यूअस मिथ्यात्व में रहे तो PHP। फल के ठीक असंख्यतम है, भाग है अनुश्री जी, फल के असंख्यतम भाग होगा, संख्यतम भाग नहीं है। अच्छा ठीक है, PAB का काल है, असंख्यतम भाग है, तो PAB काल तक वो रहे। पर PAB से ज्यादा भी तो हमको मिल सकता है ना, कि मिथ्यात्व में नहीं भी रहे, हो सकता है कि, क्योंकि ये तो क्या है, पल का असंख्यतम भाग, पल का असंख्यतम भाग बहुत छोटा है। अभी हमने देखा कि छाछठ सागरोपम झाझेरी का भी हमको शयोपशम की अवस्था मिल रही है, तो मतलब हम उसको शयोपशमिक मिथ्या दृष्टि, शयोपशमिक मिथ्या दृष्टि ऐसे स्विच करवा सकते हैं। और उसके बाद दूसरी बार इस बीच में वो किसी भी अवस्थाओं में रहे, अगर वो द्वितीयोपशम से द्वितीयोपशम की अगर हम बात करें, या फिर प्रथमोपशम से भी डायरेक्ट द्वितीयोपशम की बात करें, मान लो प्रथमोपशम से द्वितीयोपशम की बात कर रहे हैं, तो द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी जीव, यहाँ पर मान लो प्रथमोपशम है, प्रथमोपशम कब होगा हमको, क्योंकि यहाँ पे उत्कृष्ट काल लेना है और ये उसका फॉर एग्जाम्पल ये उसका मोक्ष जाने की का काल है, मतलब मोक्ष जाने का समय। तो मोक्ष जाने से प्रथमोपशम सबसे मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना लेते हैं हम, शुक्ल पाक्षिक बनते ही, यहाँ पे वो शुक्ल पाक्षिक इस पॉइंट पे बना, अंतर मुहूर्त के अंदर उसने प्रथमोपशम प्राप्त कर लिया, प्रथमोपशम अंतर मुहूर्त रह के सेकंड गुण स्थान को प्राप्त कर लिया। अंतर मुहूर्त उसकी प्रोसेस में लगी, उसके बाद ये प्रथमोपशम का काल और वो सेकंड गुण स्थान में आया। उसके बाद वो देशून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक क्या करे, वापस ना तो प्रथमोपशम में, मतलब प्रथमोपशम में आया हुआ हो तो भी सेकंड में नहीं जाए, क्योंकि हमने देखा ना प्रथमोपशम का काल पूरा नहीं हुआ और अनंतानुबंधी का उदय हो गया तो हम बोलते हैं कि सेकंड में जाएगा। पर अगर वो प्रथमोपशम का काल पूरा हो गया तो फिर वो त्रिपुंज में से किसी में भी जा सकता है, फिर उसको सासदन में आना ही नहीं पड़ेगा। तो भले ही वो इस बीच में प्रथमोपशम द्वितीयोपशम कुछ भी प्राप्त किया, पर सेकंड में नहीं गया उस दौरान, इसीलिए वो सेकंड में नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया। और मान लो यहाँ पर मोक्ष जाने के चरम भाव में, तो क्या चरम भाव में तो श्रेणी का आरोहण हो नहीं सकता, कौन सी, द्वितीयोपशम, मतलब उपशम श्रेणी का, चरम भाव में तो पॉसिबल होगा नहीं। उसके कोई से अचरम भाव में वो क्या करेगा, पूरा देशों और पुद्गल परावर्तन काल परिभ्रमण करने के बाद किसी भी अचरम भाव में वो, मतलब उसके जस्ट पहला तो नहीं होगा, उसके पहला वाला बोल सकते हैं, कोई इस भाव में मान लो उसने क्या करा, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त किया, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करके वापस वो सेकंड गुण स्थान में गया, मिथ्या दृष्टि बना, वापस से शयोपशमिक बना और आगे की जो भी प्रोसेस हो सकती है। चरम भाव में वो द्वितीयोपशम या उपशम श्रेणी नहीं चढ़ेगा। अच्छा, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि द्वितीयोपशम प्राप्त किया पर द्वितीयोपशम प्राप्त करके काल कर जाए, श्रेणी का आरोहण ना करे। ये क्वेश्चन नोट करने जैसा है, क्योंकि हम बोलते हैं कि चरम भाव में उपशम श्रेणी का आरोहण नहीं करे, पर चरम भाव में द्वितीयोपशम की प्राप्ति पॉसिबल है क्या, ये एक बार मैं पूछ के रखती हूँ। ठीक है, तो ये हो सकता है कि जो भी भाव हो, चरम हो अचरम हो जो भी भाव हो, पर मोक्ष जाने के पहले, मतलब अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के आगे इसके ये वाले जो भाव हैं वो बहुत कम ही लगेंगे, वो देशों की गिनती में ही आ जाएंगे। इसीलिए जो भी वो भाव हो इधर के, उसके पहले जीव ने क्या करा, सेकंड गुण स्थान को प्राप्त किया। तो ये जो उसका सेकंड गुण स्थान से सेकंड गुण स्थान में बीच में भ्रमण का जो काल है, परिभ्रमण का, संसार परिभ्रमण का, वो देशों और पुद्गल परावर्तन का काल है। इतने टाइम तक वो सेकंड गुण स्थान में नहीं आया और फिर वो सेकंड गुण स्थान में आ गया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बताया, एक बार ये वाली प्रोसेस को भी इसमें पढ़ लीजिए। औपशमिक सम्यक्त्व है, प्रथमोपशम हो या द्वितीयोपशम हो, औपशमिक सम्यक्त्व से जघन एक समय उत्कृष्ट छायावली का काल शेष रहने पर दूसरे गुण स्थान को प्राप्त करके उस गुण स्थान में गया, तो इसको हमने पहले उस सेकंड गुण स्थान में पहुंचा दिया। फिर उसके बाद हमारा अंतर स्टार्ट होगा। सबसे पहले उसको किस में भेजना पड़ेगा, कंपलसरी मिथ्या दृष्टि, दूसरे से पहले गुण स्थान को प्राप्त करके अंतर मुहूर्त तक काल तक वहां रहे,
पहले से क्षयोपशमिक समय को प्राप्त करके अंतर्मुहूर्त काल तक वहां रहे, क्षयोपशमिक से द्वितीयोपशम को प्राप्त करके अंतर्मुहूर्त तक वहां रहे, उसके पश्चात द्वितीयोपशम समय में 6 आवली का काल शेष रहने पर दूसरे गुण स्थान को प्राप्त करें। संपूर्ण प्रक्रिया में बी सी डी ये जो 3 है, मिथ्यात्व वाला, क्षयोपशम वाला और द्वितीयोपशम वाला, ये जो 3 अंतर्मुहूर्त है, इन 3 अंतर्मुहूर्त को ऐड करने पर बी सी और डी में जितना अंतर्मुहूर्त काल व्यतीत करते हैं उतना काल दूसरे गुण स्थान का जघन्य अंतर समझना चाहिए। अब उत्कृष्ट अंतर क्या है? देशों और अर्धपुद्गल परावर्तन। शुक्ल पाक्षिक होते ही, जैसे वो शुक्ल पाक्षिक हुआ, प्रथमोपशम की प्राप्ति हुई और सात सदन में गया। शुक्ल पाक्षिक होते ही अंतर्मुहूर्त के अंदर कोई जीव दूसरे गुण स्थान को प्राप्त करे एवं उसके पश्चात देशों और अर्धपुद्गल परावर्तन तक संसार में परिभ्रमण करते हुए मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पूर्व दूसरे गुण स्थान को प्राप्त करे, तब दूसरे गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर देशों और अर्धपुद्गल परावर्तन घटित हो सकता है। मतलब ये चरम भाव की बात करी गई है उत्कृष्ट अंतर के लिए। तो यही पॉसिबिलिटी है कि चरम भाव में उसने द्वितीयोपशम प्राप्त किया पर उपशम श्रेणी नहीं चढ़ी, द्वितीयोपशम प्राप्त किया और वो सेकंड गुण स्थान में आ गया। प्रथम उपशम भी तो प्राप्त कर सकते हैं अनुश्री जी। प्रथमोपशम भी प्राप्त कर सकते हैं, सही बात है, प्रथमोपशम भी प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है ना कि इस बीच में उसने पीएबी काल तक, हाँ ठीक है, पल्योपम का संकेतन भाग काल तक उसने सम्यक का स्पर्श नहीं किया हो, फिर वो प्रथमोपशम में गया, प्रथमोपशम के बाद वो सेकंड गुण स्थान में गया, सेकंड से मिथ्यात्व में गया, मिथ्यात्व से वापस वो क्षयोपशमिक बना और शायिक बना और शपथ श्रेणी आरोहण करके मोक्ष अवस्था को प्राप्त किया। और ये पूरी प्रोसेस में अंतर्मुहूर्त लगा। ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है, प्रथमोपशम से जा सकता है। द्वितीयोपशम का मैं एक बार नोट करके रखती हूँ, पूछती हूँ कि द्वितीयोपशम अगर प्राप्त किया है, काल कर गया तो ठीक है, पर द्वितीयोपशम आरोहण करे और फिर अवरोहण करे तभी वो सेकंड में जाएगा। हाँ, तो द्वितीयोपशम की संभावना कम लग रही है। ठीक है, एक बार देखते हैं फिर भी। ठीक है, इसमें क्लियर हुआ। आप एक बार इसको तो, हाँ, एक बार हम वापस इसको ले लेंगे, वापस इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना, अपने आप से ऐसे इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करना। नहीं होता तो हम एक बार फिर से नेक्स्ट क्लास में लेने के बाद रखते हैं। आज इतना ही रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय याचना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जिनेंद्र। क्षमा याचना अनुश्री जी।